हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। पिछले लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि मौर्य साम्राज्य का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चाणक्य नीति के अनुसार कैसे यहाँ तक बनाए थे। तो उसमें बताए थे कि मौर्य साम्राज्य पूरा ये 16 महाजनपदों में जो आसपास मगध साम्राज्य के आसपास के जितने भी मगध साम्राज्य थे सभी को मिला लिया था। तो अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ तो ये आगे कैसे हुआ, कैसे अशोक के समय तक पूरा का पूरा ये पूरा अखंड भारत फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, तो समझते हैं हम लोग आगे। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग तो जानते ही हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका काम क्या हुआ कि जब ये राजा स्थापित हुआ तो उसी समय सिकंदर समकालीन जो था वो तो आया धनानंद के समय, लेकिन वो चला गया था, लौट गया था। तो जो भी वो क्षेत्र जीता था इधर का, ईरान, इराक, इधर गंधार, उसमें गंधार यहाँ पे था। आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे गंधार था, यहाँ सिंध था। तो ये सारे क्षेत्रों को जो सिकंदर था वो अपने सेनापति को दे दिया। सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो ये वाला क्षेत्र किसका है? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ये किसका सेनापति है? निकेटर ये सिकंदर का सेनापति है। तो ये सोचा कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है कि कोई देवी देवताओं को लेकर के इतना ज़्यादा सेना में जो बहस छिड़ गया कि लोग आगे जाने से मना कर दिए। तो सिकंदर को बात मान करके तो पीछे चला गया था, लेकिन जब सिकंदर का मृत्यु हो गया उसके बाद ये फिर से मगध साम्राज्य पर लड़ने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे तो बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो चाणक्य कहे कि वो क्या लेकर के आ रहा है, सेना में क्या है, भारी संख्या में क्या है। तो सेना में उन लोगों को सबसे ज़्यादा भारी संख्या में था तो हाथी था। तो ये चाणक्य अपना दिमाग लगाए कि इन लोगों को रोक के रखो, बरसात के टाइम तक रोक के रखो। तो यहाँ पे ई वाला क्षेत्र में पूरा का पूरा सेना को बरसात के टाइम तक रोक के रखा गया। और बरसात में क्या होता है ना कि हाथी है वो ज़्यादा कीचड़ में फंस जाता है और एक बार जहाँ वो गिरा तो फिर दोबारा उठ ही नहीं पाता। तो ये वाला कांड यहाँ पे हो गया। सारे हाथी वहाँ कीचड़ में फंस जाते हैं और सारे के सारे हाथियाँ वहीं पे गिर जाते हैं और उनको उठने में तो 1 महीना 1-1.5 साल लग ही जाता है। नहीं उतना नहीं, कभी कभी एक आध को उठता है वैसे। तो मतलब यहाँ पे हारने का खास रीज़न यही हो गया था कि बरसात के टाइम तक रोक के रखा गया और बरसात में सारे हाथियाँ गिर जाते हैं। तो बरसात में इन लोगों को जो क्षेत्रीय लड़ाई है, जो ट्रेनिंग दिया गया था सेल्यूकस निकेटर का सैनिक को, वो बरसात में लड़ने के लिए उतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। और इन लोग सारे बिहारी पूरा का पूरा ट्रेनिंग लेके बैठे थे तो पूरा उन लोगों को हरा देते हैं यहाँ पे। और ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ये वाला पूरा क्षेत्र को घेर लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध में जब हारने की स्थिति में रहता है तो अपना बेटी जिसका नाम था कार्नेलिया उसको आगे कर देता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य कभी वैसा लड़की को देखा ही नहीं था। देखा अरे इतना भयानक लड़की, पूरा गोरा चिपटा और पूरा लड़ने के लिए आई। और बिहार में इधर साइड का ये कल्चर था कि कोई भी लड़की युद्ध में नहीं लड़ती थी और वो तो पूरा युद्ध में लड़की को ही लड़ने के लिए ला दिया। देख करके ये चंद्रगुप्त मौर्य भावुक हो जाते हैं और ये कुमारे रहते हैं अभी तक, तो समझ ही सकते हैं आप लोग क्या भावना रहा होगा। देखे बहुत अच्छे हैं। तो फिर एक दूसरे को बीच में संधि हुआ, दोनों मिले, बात किए इस युद्ध के लेकर के। तो बात होने के बाद ये वहाँ पे निष्कर्ष निकला कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनका बेटी जो था कार्नेलिया उससे विवाह हो जाता है। तो ये जब विवाह होता है ना तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपना दहेज में पूरा का पूरा ये गंधार और सिंध का क्षेत्र जो भी है, पाकिस्तान वर्तमान में जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य जो है वो और भी बड़ा बन जाता है। अब ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य यहाँ से लेकर के, ये तो इतना पहले था ही, अब ये जीतने के बाद ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य में आ जाता है। तो मगध साम्राज्य अब कितना बड़ा बन गया? पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा इंडिया, यही अखंड भारत था। इस समय पूरा का पूरा अखंड भारत पर राज करने वाला सबसे पहला जो राजा था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शादी करने के बाद आती है कॉर्नेलिया यहाँ मगध साम्राज्य में, बिहार में पाटलिपुत्र में रहने के लिए। तो ये सेल्यूकस निकेटर सोचता है कि ये बिहारी कुछ भी कर सकता है कहीं बेटी उटी थोड़ी नहीं रहा है। तो उसके लिए एक राजदूत को भेजता है जिसका नाम आर्किमिडीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली बार विदेशी यात्री कौन आया था? तो जिसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, हाँ, आर्किमिडीज। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है,
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे पहली बार भारत में कौन विदेशी यात्री आए थे। तो उसका नाम था आर्किमिडीज, जो सिल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, यहाँ पे भेजा गया था। ये इनका मेन पर्पस था कि जो सिल्यूकस निकेटर की बेटी है कर्नेलिया, ये कैसे रह रही है, उनको कोई दुख तो नहीं न हो रहा है, उसको देखभाल करने के लिए ये आर्किमिडीज यहाँ भारत में आते हैं, मगध साम्राज्य में। और ये यहाँ पे 20 साल तक लगातार रहते हैं और यहाँ के लोगों को बारे में देखते हैं और एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था इंडिका। इसका नाम क्या था? इंडिका। ये भी याद रखना है कि इंडिका किसका बुक था। अब ये देखने के बाद कुछ समय बाद पता चलता है कि ये युद्ध हुआ क्यों था। ये तो मगध साम्राज्य का जितना का मेन पर्पस ये भी था। दूसरा ये था ना कि मगध साम्राज्य में बहुत ज़्यादा हाथी रहते थे, बहुत ज़्यादा हाथी। आर्किमिडीज जो इंडिका बुक है उसमें आर्किमिडीज मेंशन किए हैं कि लगभग 16 लाख हाथी मगध साम्राज्य में था। 16 लाख, बहुत ज़्यादा मतलब ये सेना होता है हाथियों का, और 20,000 घोड़ा का सेना था। तो इस तरह का इंडिका बुक जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे का सारा जो सोर्स है, जानने का सोर्स है मगध साम्राज्य का, वो इंडिका बुक से ही मिलता है। इंडिका बुक जो लिखे उसी से द्वारा ये सब पता चलता है कि उस समय क्या हुआ होगा। तो हाथी इनको चाहिए था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब ये बात पता चला तो इन्होंने गिफ्ट में अपना ससुर को भी बोल सकते हैं, तो ससुर को इन्होंने लगभग 5,000 हाथी गिफ्ट में दिए थे। तो इसके लिए ये युद्ध चला था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसका बेटा आता है जिसका नाम रहता है बिंदुसार। हम अभी पहले लास्ट वाला वीडियो में बताए थे कि बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो वो नहीं, ये बिंदुसार यहाँ पे याद रखना है। ये मौर्य साम्राज्य के एक राजा हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका दूसरा बेटा कौन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार। बिंदुसार अब क्या होता है ना कि अब तो ये इतना बड़ा क्षेत्र जीत चुका है, अब इसको कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सबसे बड़ी अगले राजा को बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे राजाओं भी इसके अंदर राज करते रहते हैं, तो टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। कोई एक दूसरे से मिल करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको संभाल के रखने के लिए बहुत अच्छा से संभाल के रखे बिंदुसार। इनका 2 बेटा थे, एक था उज्जैन अवंती, यहाँ पे जो अवंती है यहाँ का एक राजकुमारी से शादी करते हैं बिंदुसार, अवंती की राजकुमारी से। तो उनका जो बेटा था उसका नाम था अशोक, और एक राजकुमार जो यहाँ जम्मू कश्मीर का राजकुमार था वो बड़ बेटा थे। तो बड़ बेटा कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर का, और छोटा बेटा जिसका नाम था अशोक वो अवंती के थे राजकुमार। तो ये अशोक जो है राजा बनने से पहले बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कहाँ के गवर्नर थे, राजकुमार कहाँ के थे। तो राजकुमार थे ये अवंती, अवंती का राजधानी होता है उज्जैन। तो उज्जैन के ये थे राजकुमार थे और गवर्नर का काम करते थे वहाँ पे। क्या होता है कि क्षेत्र में बटा हुआ रहता है ना, क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक एक गवर्नर की जरूरत पड़ता है, तो विश्वासी आदमी चाहिए। तो इन लोग तो बेटा था तो इन लोग और अच्छा से काम करते थे। तो अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये बिंदुसार का बड़ा बेटा, उनका नाम था सुसीम, ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो क्या होता है ना कि उस समय बिंदुसार के समय बहुत ज़्यादा विद्रोह हो जाता है जम्मू कश्मीर में। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो विद्रोह छेड़ देते हैं राजकुमार के साथ। तो ये सुशील वहाँ के विद्रोह में बहुत ज़्यादा पिटा जाते हैं और वो सीधे भाग करके मगध साम्राज्य यहाँ पे पाटलिपुत्र में आते हैं। अभी जो पटना वर्तमान में पटना, वहाँ आकर के वो बोलते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा विद्रोह छूट गया है, उसको शांत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मारते हैं सुशील को भी। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए इस राजकुमार अशोक को उज्जैन से जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। और अशोक तो भाई अशोक है, इतना खतरनाक है वो कि जितना भी विद्रोह कर रहा था ना सबको काट दिया। काट करके 1 सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा माहौल शांत कर दिया, पूरा का पूरा माहौल शांत। और अपना बिंदुसार जो उनका पिताजी थे उनसे कहते हैं आप किसी राजदूत को भेज दीजिए, यहाँ मामला शांत हो गया। बिंदुसार भी चौंक जाते हैं, 7 दिन के अंदर में कैसे कर लिया तुम। तो वो बहुत ज़्यादा महान इसीलिए बने कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले खतरनाक थे, लोगों को शांत करना जानते थे। लोग ऐसे शांति नहीं होते हैं, इतना खतरनाक थे कि पूरा का पूरा सबको काट दिया। 10-15 को काटा, 100 लोग अपने आप शांत हो गए। तो यहाँ पे जो विद्रोह होता है उसको शांत करने के लिए कौन पूछता है? अशोक। इसीलिए जो अगला राजा बनेगा वो अशोक ही बनता है। वो कुछ कहानी आगे बताते हैं। तो ये बिंदुसार अपना जीवन यापन इस तरह से करता है और उसके बाद बिंदुसार अपना जैन धर्म में अपना लेता है और इनका मृत्यु हो जाता है बिना किसी राजा को चुने। यहाँ पे राजा सुसिम बनेगा या अशोक बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं था। तो ऐसे माना जाता था पहले ज़माना में कि जो राजा का बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। लेकिन वो दुर्बल था, ज़्यादा महान नहीं था, इतना बड़ा साम्राज्य को, एक जम्मू कश्मीर को नहीं संभाल पा रहा था, तो वो क्या इतना बड़ा क्षेत्र को संभालेगा। तो ये अशोक समझ चुके थे कि इनसे नहीं हो पाएगा। तो अब मृत्यु होने के बाद, बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद अपने में युद्ध छिड़ जाता है।
अब युद्ध छिड़ने के बाद क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगा एक दूसरे में भाइयों के बीच। अब कुछ दिन बाद क्या होता है ना कि सुसीमा अशोक में लड़ाई चलते ही रहता है, तभी कम से कम 99, ये इतना हरामी था, वो जहाँ जाता था तहाँ वहीं पे नाजायज औलाद पैदा कर देता था। तो जितना भी नाजायज औलाद थे वो भी बोल रहे थे कि हमारा पिताजी बिंदुसार है, तो इस मगध साम्राज्य में मेरा भी हिस्सा हो गया। अब अशोक को तो टेंशन होने लगा और सारे 99 भाइयों मिल करके अशोक को काउंटर करने लगे। ये तो कितना बड़ा खतरनाक था आपको पता ही है। सारे 99 भाइयों को काट देते हैं और अपना राजा खुद ही घोषित कर लेते हैं कि हम यहाँ के राजा हैं। अब आता है अगला राजा बिंदुसार के बाद अशोक। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, इतना ज़्यादा खतरनाक थे ना कि वो जहाँ भी अपना युद्ध करते थे उनको मतलब कुछ देखते ही नहीं थे, सीधे सबको काट दो, खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं बनता। तो इस प्रकार के राजा रहे हैं, लेकिन बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन होने का खास रीज़न ये था ना कि ये पाटलिपुत्र से शिकार करने के लिए, पहले जमाना के लोग, राजा लोग शिकार करने के लिए जंगलों में जाया करते थे। तो ये शिकार करने के लिए जाते हैं मगध साम्राज्य में, बाहर जंगल में जाते हैं। और ठीक उसी समय क्या होता है ना कि यहाँ पे कलिंग के एक राजकुमारी थी, वो शिकार करने के लिए आती हैं यही जंगल में, और दोनों को मिलन हो जाता है। और मिलन होने के बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम में बंध जाते हैं। अशोक जो राजा थे वो, और ये कलिंग के राजकुमारी। और इन लोग दोनों को एक दूसरे से पता नहीं रहता है कि ये अशोक जो है वो पूरा साम्राज्य का राजा है, और ये पता नहीं रहता है कि ये कलिंग के राजकुमारी है। तो जब अशोक को पता चलता है कि वो लड़की कलिंग के राजकुमारी है, तो ये अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर के कलिंग में जाते हैं। कलिंग का युद्ध क्यों हुआ था वो हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि वो खास रीजन क्या था। तो यही प्रेम, बस हर युद्ध के पीछे एक लड़की का ही फेरा रहता है। तो वही होता है, यहाँ पे आया कलिंग में आता है अशोक कि हमें उसको कलिंग की राजकुमारी से शादी करना है। लेकिन कलिंग का एक अपना रूल नियम होता है कि कलिंग का कोई भी लड़की बाहर के साम्राज्य में शादी नहीं करेगी, वो जब भी शादी करेगी तो कलिंग के अंदर में। अब अशोक को बहुत बार भेजा गया, अशोक मतलब बहुत बार ये संदेशा भेजा कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसको किया नहीं। अब अशोक को पड़ जाता है पा रहा है, वो पूरा सैनिक लेता है, पूरा कलिंग को काट देता है। और कलिंग का मेन रीज़न ये भी था ना कि युद्ध में जितना भी लड़की हो या लड़का हो या बच्चा हो या बूढ़ा, सब युद्ध में लड़ेगा, ऐसा कहानी बन गया था। मतलब वहाँ का रूल और नियम बन गया था। तो ये कलिंग से सारे लड़ने के लिए आते हैं, और अशोक को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ रहता है ना, सारे को काट देता है। और काटते काटते क्या होता है ना कि एक बार वो राजकुमारी भी लड़ने के लिए आई रहती है, क्योंकि वो अपना जो भी है राजा है उसको तो बात मानेगी ना वो, तो उसके साथ वो भी आई रहती है। और ये काटते काटते इतना अनाधुन काटता है कि वो अचानक से अपना राजकुमारी को भी काट देता है। और वो देख करके कहता है, लो जिसके लिए हम लड़े थे वही ख़त्म हो गया। और वो तो देखा ही दिल तो टूटा ही उसका। बाद में देखा कि वहाँ के बूढ़ा, वहाँ के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, उनको काट देता है। वो बहुत ज़्यादा अफसोस आता है उसको। ये अफसोस आने के कारण उसका हृदय में परिवर्तन होता है, और फिर वो युद्ध छोड़ देता है। वहीं से उसका कलाम रहता है कि अब कोई भी युद्ध मगध साम्राज्य में नहीं होगा। उसके बाद अशोक धार्मिक जीवन अपनाता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो अशोक राज्याभिषेक बनने के बाद, मतलब कि राजा बनने के बाद 10वें साल में बोध गया, जो बुद्ध भगवान का ये हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहाँ पे बोध गया धार्मिक स्थल पर यात्री करने के निकलते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन बनता है। और हाँ, कलिंग का जो युद्ध है, कलिंग का युद्ध का जो स्रोत है, कैसे पता चलता है कलिंग का युद्ध हुआ, ये तो पूरा कहानी अंडिका से पता करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन अशोक का कैसे पता चलता है? तो अशोक को सबसे ज़्यादा पता चलने वाला स्रोत जो है ना वो अभिलेख है। अभिलेख क्या होता है कि सार्वजनिक स्थलों पर हमारा राजा क्या किया है वो लिख करके और पोस्टर के जैसा लगाया जाता था, पत्थरों पर लिख करके। तो ये चीज़, इसी को अभिलेख बोलते हैं। तो ये अभिलेख बहुत ज़्यादा मिला है मगध साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य का अभिलेख लगभग बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो उनमें जो 13वां अभिलेख जो मिला था उसमें कलिंग का युद्ध को लिखा हुआ है। 13वां अभिलेख, ये वाला याद करने वाली पॉइंट है कि 13वां अभिलेख में अशोक को ये कलिंग का युद्ध के बारे में जिक्र मिला है। अब आगे चर्चा करते हैं। ये 10वां साल क्या करता है? 10वां साल बोध गया का यात्रा करता है, बौद्ध धर्म यात्रा करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे धर्म यात्रा। पहला धर्म यात्रा ये कब करता है? 10वां साल, राजा बनने का 10वां साल। दूसरा धर्म यात्रा ये 20वां साल में करता है। 20वां साल धर्म यात्रा करता है। ये करता है लुम्बिनी का, जहाँ बुद्ध भगवान जन्मे थे, वहाँ पे उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी
जो कपिलवस्तु नेपाल में है, वहाँ पे ये धर्म यात्रा 20वां साल में करते हैं, राजा बनने का 20वां साल बाद। ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो भी स्थानीय लोग हैं उनको टैक्स फ्री लैंड कर देते हैं। जो भी टैक्स लिया जाता था, पहले 1/6 लिया जाता था, ये टैक्स फ्री लैंड करते हैं लुम्बिनी का। तो पहले 1/6 लिया जाता था कि जो भी तुम्हारा मतलब टैक्स क्या था ना, कि कोई भी फसल हुआ तो उनमें से 6 भाग में 1 भाग हमको मिलना चाहिए। तो उसको घटा करके ये क्या कर देते हैं, 1/8, जो बताओ ना के बराबर है, 1/8 टैक्स कर देते हैं। तो ये इनका एक यहाँ से पॉइंट बनता है। तो ये अशोक यही धर्म में परिवर्तन करते हैं और ये पूरा साम्राज्य में ज़्यादातर ये फोकस करवाते हैं कि युद्ध ना हो। इनका जो भी बेटा हुआ है, एक इनके बाद कुछ ज़्यादा अभिलेख नहीं मिले हैं, नहीं कुछ ज़्यादा बुक मिले हैं, जिसके कारण पता ही नहीं चलता है कि आगे के राजा कैसे रहे होंगे। तो इनका एक बेटा हुआ था बिंदुसार के बाद। चौथा राजा की भी बात करें तो एक पता चलता है कि तीवर नाम का बेटा था, और एक बेटा ये भी हुआ है कि राहुल, और एक बेटी भी है जिसको श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजते हैं। और बहुत सारे अभिलेख हैं। तो ये सारे फैक्चुअल जो बातें हैं वो आगे वाले वीडियो में हम लिख करके समझा देंगे कि कौन से अभिलेख में क्या क्या बोला गया है। कलिंग का युद्ध तो 13वां बता दिए हैं। इनका अशोक का नाम अशोक नहीं था, इनका कुछ और भी नाम है जो बहुत सारे अभिलेखों से पता चलता है। प्रियदर्शी, भगवान का देवता, देवताओं का मतलब ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो वो सारे हम लिख करके आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हम समझाने की कोशिश किए कि अखंड भारत कैसे बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना, फिर बिंदुसार, उसके बाद ये बिंदुसार के बाद अशोक आया, अशोक की कहानी क्या था, ये सारे आप समझ गए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आपका ये जो है फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, जो मतलब कि जानना फैक्ट है, तो वो सारे हम लिख करके समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें भाइयों, क्योंकि बहुत कम व्यू है तो इससे डिमोटिवेट होते हैं हम लोग। आगे ज़रूर शेयर करें।